आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पहले पाठ पूर्णांक का भाग 2। इसी पाठ की पिछली वीडियो में हमने जाना कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं और इन पूर्णांकों का योग किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए इसी पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन और पूर्णांकों के योग के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन किस प्रकार किया जाता है। आपके सामने एक समीकरण दिया गया है जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब आप 5 में से ऋणात्मक 7 को घटाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह है। तो जब ऋणात्मक दो चिन्ह मिल जाए तो वो एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करते हैं। तो 5 + 7 होता है 12। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। इस समीकरण में दो धनात्मक पूर्णांकों को लिया गया है, धनात्मक 9 और धनात्मक 4। तो जब आप धनात्मक 9 में से धनात्मक 4 को घटाते हैं तो होता क्या है, एक ऋणात्मक चिन्ह है और एक धनात्मक, दोनों मिलके ऋणात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे और जब आप 9 में से 4 को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होता है 5। ठीक उसी प्रकार आगे आपके सामने दो ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन किया जा रहा है। तो एक ऋणात्मक चिन्ह है और दूसरा भी ऋणात्मक चिन्ह है। ऐसी स्थिति में क्या करते थे, दो ऋणात्मक चिन्हों को मिलाकर एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करते थे। अब क्योंकि 9 और 4 इनका व्यवकलन करना है तो इनके बीच का अंतर लेना होगा जो कि होगा 5। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या 9 है उसके आगे एक ऋणात्मक चिन्ह है और यही कारण है कि परिणाम में जो पूर्णांक आपको प्राप्त होगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। आशा करती हूँ पूर्णांकों का व्यवकलन आपको भली भांति समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर और जानते हैं पूर्णांकों के योग के क्या गुण होते हैं। इन गुणों में सबसे पहला है योग का समृद्ध गुण, जिसमें आपको एक समीकरण दिया गया है 3 + 4 = 7। यहाँ पर 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जब आपने दो पूर्णांकों को जोड़ा तो आपको परिणाम में एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण हमने देखा, इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है 3 और एक ऋणात्मक पूर्णांक है 4। जब इस समीकरण को हल किया तो हमको प्राप्त होता है -1 जो कि एक पूर्णांक है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक -10 दिया गया है और एक धनात्मक पूर्णांक 3 दिया गया है। इनको हल करके हमें प्राप्त होता है -7। ये भी क्या है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और फिर -23 और -10 को जब जोड़ा गया तो हमें प्राप्त हुआ -33। -23 भी एक पूर्णांक है, -10 भी एक पूर्णांक है और -33 भी एक पूर्णांक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योग के समृद्ध गुण से हमने सीखा क्या। योग के समृद्ध गुण से हमने ये सीखा कि जब a और b दो पूर्णांक हैं, उनका आप योग लेने पर जो भी आपको परिणाम में प्राप्त होगा वह भी सदैव एक पूर्णांक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले गुण की ओर, योग का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम में परिवर्तन। तो 3 + 4 बराबर है 4 + 3 जो कि बराबर है 7 के। इसमें मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आप 3 में 4 को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 7। और यदि आप 4 में 3 को जोड़ेंगे तो भी आपको 7 ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगले उदाहरण में देखिए, 5 में -6 को जोड़ेंगे तो भी -1 प्राप्त होगा और -6 में 5 को जोड़ेंगे तो भी -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे के उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि -3 और -8 मिलके बने -11 और यदि -8 में -3 को जोड़ा जाता तब भी हमें प्राप्त होता -11। यानी यदि आप क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं, पहली संख्या को पहले लिखिए और दूसरी को बाद में लिखिए या फिर दूसरी को पहले लिखकर पहली को बाद में लिखिए, दोनों ही स्थितियों में परिणाम में प्राप्त होने वाला पूर्णांक एक जैसा होगा। यानी a + b बराबर होता है b + a के। तो दो पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करने से योग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का साहचर्य गुण। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है समीकरण में कि तीन संख्याओं का योग हो रहा है। मैंने पहली स्थिति में ये किया कि पहली जो दो संख्याएं थी 5 और 7 उनको जोड़ लिया और फिर उनका जो योग प्राप्त हुआ 12, उसमें मैंने जोड़ा तीसरी संख्या को, तो मुझे प्राप्त हुआ 15। ठीक उसी प्रकार अब हमने फिर से वही समीकरण लिया है, किंतु स्थिति में जरा सा परिवर्तन है। पहली संख्या को वैसे ही छोड़ दिया और बाद की जो दोनों संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया, तो 7 जमा 3 मिलके हुआ 10 और इस योग में जब मैंने पहली संख्या को जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुआ 15। यानी यदि आपको तीन संख्याओं का योग करना है तो चाहे आप पहली दो का योग लेके तीसरे को जोड़िए या फिर बाद की दो का योग लेके पहले को जोड़िए, आपको परिणाम एक जैसा प्राप्त होगा। यानी पूर्णांकों के लिए योग जो होता है वह सहचारी होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला और अंतिम गुण, योज्य तत्सम। इसमें ये कहा गया है कि आप मान लीजिए कोई भी पूर्णांक आपके पास a है, उसमें यदि आप शून्य को जोड़ें तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको परिणाम में फिर से वही पूर्णांक प्राप्त होगा। यानी सभी पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि शून्य को जोड़ने पर परिणाम में हमें फिर से वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा पूर्णांकों का व्यवकलन करना और पूर्णांकों के योग के विभिन्न प्रकार के गुण। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारा गणित की किताब का पहला पाठ है, तो घर जाइए प्रश्नावली 1.1 में जो आपको प्रश्न देखे हैं उनको निरंतर हल कीजिए और किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।